नमस्कार दोस्तों, ज्ञानवीर एकेडमी में मैं भारत विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हिंदी की पहली कक्षा की। और हिंदी सभी एग्जाम को लेकर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके पहले ही चैप्टर से, हिंदी भाषा का विकास और इतिहास। तो हम देखेंगे कि हिंदी भाषा का विकास और इतिहास एक साथ हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है भाषा किसे कहते हैं। तो ये है कि भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को, विचारों को लिखकर, पढ़कर या बोलकर प्रकट करता है। इसे हम भाषा कहते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भाषा संचार का प्राथमिक वाहन है। कई बार एग्जाम में पूछता है कि बताइए संचार का प्राथमिक वाहन क्या है। तो आप बताएंगे भाषा संचार का प्राथमिक वाहन है। फिर है कि भाषाएं संस्कृति का विकास करती हैं। आप देखेंगे कि अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, इसीलिए उन सभी लोगों की अपनी अलग अलग संस्कृति होती है। जिसे आप देख सकते हैं इंडोनेशिया में, श्रीलंका में या भारत के अंदर ही जगह जगह पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और भाषा के साथ लोगों की संस्कृति अलग अलग होती हैं। इसीलिए कहते हैं कि भाषाएं संस्कृति का विकास करती हैं। फिर बात आती है कि बोली किसे कहते हैं। वो हमने पढ़ा भाषा। तो बोली किसे कहते हैं? एक छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को ही हम बोली कहते हैं। बोली का मतलब है ये केवल एक छोटे क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, जिसे हम बोली कहते हैं। फिर उपभाषा किसे कहते हैं? यदि बोली एक विशेष क्षेत्र में न रहकर किसी बड़े क्षेत्र में बोली जाने लगे या फिर इस बोली में किसी की रचना हो जाए तो इसे हम कहेंगे उपभाषा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। सबसे पहले आती है बोली। बोली का जो थोड़ा विस्तार कर देंगे तो होगी उपभाषा, और उपभाषा से बड़ा आपके होगी भाषाएं। नोट करके मैंने एक चीज़ यहाँ आपको और बताई है, जब किसी बोली में कोई रचना होने लगे तो वह उपभाषा का रूप ले लेती है। इस बात को आप महत्वपूर्ण में देखेंगे। आगे आप देखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। पूरे विश्व में लगभग 3000 भाषा के वर्ग हैं या परिवार हैं। आप ये देख सकते हैं 3000, जी बिल्कुल, पूरे विश्व में लगभग 3000 भाषा के वर्ग हैं। भारत में मुख्य रूप से भाषा के 4 परिवार विकसित हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में कितने प्रकार की भाषा के परिवार हैं। तो 4 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं बिना देरी करे। एक है भारोपीय परिवार। अभी आप देखेंगे कि आपकी हिंदी भाषा यहीं से निकली है और कई बार ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाता है कि बताइए हिंदी किस भाषा परिवार का सदस्य है। तो आप ये कहेंगे कि हिंदी भारोपीय परिवार का सदस्य है। दूसरा है द्रविड़, दक्षिण भारत में बोले जाने वाला परिवार द्रविड़। फिर है आपका आस्ट्रिक। आस्ट्रिक भाषा ये आप देखेंगे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, ये वाला क्षेत्र है। और फिर है आपका चीनी तिब्बती। तो ये भारत में 4 प्रकार के हैं। सबसे ज़्यादा इसमें भारोपीय परिवार है जो 44% आपका है। हमें इनके बारे में जिक्र नहीं करना। हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं भारोपीय परिवार, क्योंकि हिंदी यहीं से बनी है और हिंदी इसी परिवार का सदस्य है। तो अब आप आगे देखेंगे विस्तार से। सबसे पहले आप देखेंगे कि भारोपीय परिवार को ही, क्योंकि ये बना है भारतीय ईरानी भाषा, इसी को नाम दिया गया है। इसी को हम कहते हैं भारतीय ईरानी भाषा। इसी को आगे चलकर ये कहलाई भारतीय आर्य भाषा। अब भारतीय आर्य भाषा को आप 3 वर्गों में बांटकर देख सकते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्य भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ये आप इन्हें 3 भागों में बांट सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे जो प्राचीन आर्य भाषा है वो भी उससे बनी है आपकी वैदिक संस्कृत, फिर बनी है आपकी लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत वह है जिससे किताबें जिसमें पढ़ी जाती थी। लौकिक संस्कृत है जो बोली जाती थी। उसके बाद मध्य भारतीय आर्य भाषा, इसमें पाली आई, फिर प्राकृतिक आई, अपभ्रंश आई, अवहट। अच्छा, अपभ्रंश का मतलब होता है टूट जाना। जब प्राकृतिक के बाद अपभ्रंश कोई भाषा नहीं है। यहाँ से ये अलग अलग प्रकार की बहुत सारी भाषाओं का विकास यहाँ से हुआ प्रकृति से। अवहट,
फिर आप देखेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसमें आप प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी आप पढ़ते हैं, जो आपका वर्तमान रूप है। इसमें कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश किस भाषा में दिए। तो आप कहेंगे महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश पाली भाषा में दिए थे। आगे आप पढ़ेंगे, आगे आप देखेंगे एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, केवल पूछते हैं कि हिंदी भाषा का विकास आप बताइए। तो आप कहेंगे, आप यहाँ से कहेंगे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हिंदी भाषा का विकास क्या है। तो आप बताएंगे संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी या आधुनिक हिंदी। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है, इसका क्रम लगाने के लिए आता है। आगे आप देखेंगे भारतीय आर्य भाषा को संस्कृत भाषा भी कहते हैं। क्या कहेंगे? भारतीय आर्य भाषा को संस्कृत भाषा भी कहते हैं। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, क्योंकि जाहिर सी बात है हिंदी का आप देखेंगे जो निर्माण हुआ है वो कहाँ से हुआ है? संस्कृत से हुआ है। मैंने अभी बताया कि ये एग्जाम में आपके कई बार पूछा जाता है कि हिंदी भाषा का विकास क्या रहा। तो आप कहेंगे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जानने वाली बात यह है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश किस में दिए? पाली में। और महावीर ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश किस भाषा में दिए? प्राकृत में। ये प्रश्न भी मैं यहाँ पर लिखवा के चल रहा हूँ। महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए पाली भाषा में और भगवान महावीर ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं प्राकृत में। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न ये है। आगे आप देखेंगे भारत में 180 मिलियन से अधिक, आप देखेंगे कि भारत में 180 मिलियन से अधिक जो लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं। इसीलिए हिंदी को हमने राजभाषा माना है, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं माना है। राजभाषा हमने इसको क्या है? राजभाषा हमने इसको माना है, इसको राष्ट्रभाषा नहीं माना है हमने। आगे आप देखेंगे भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? भारत की राष्ट्रभाषा कुछ नहीं है, भारत की राजभाषा है हिंदी। भारत में 41 मिलियन लोग उर्दू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उर्दू बोलते हैं। इसलिए आप कहेंगे कि उर्दू को भारत की दूसरी राजभाषा कहा जाता है। आगे आप देखेंगे, चलिए, भाषा की अभिव्यक्ति को लिपि कहते हैं। मतलब इसका अर्थ क्या निकल के आया? इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकलता है कि आप कोई भी भाषा बोलते हैं, मान लीजिए चलिए मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, तो इस भाषा को आप कैसे लिखेंगे? का को आप का बोलेंगे, इंग्लिश में के लिखते हैं, हिंदी में का लिखते हैं, किसी दूसरी भाषा में कुछ और लिखते हैं। तो ये अभिव्यक्ति है जिससे इसको व्यक्त किया जा रहा है। तो भाषा की अभिव्यक्ति जो है आपकी वो क्या कहलाएगी? भाषा की अभिव्यक्ति आपकी लिपि कहलाती है। ठीक है, फिर आप देखेंगे, आगे पढ़ते हैं हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है। कौन सी? देवनागरी। आगे आप देखेंगे देवनागरी पूरे संसार की सबसे अच्छी लिपि है। देवनागरी में 12 वर्ण हैं। अभी आप देखेंगे, आपसे कोई पूछ ले, कह दे कि हिंदी भाषा में या देवनागरी लिपि में कितने वर्ण हैं, तो आप कहेंगे 12 वर्ण। 12 वर्ण कैसे हैं? कुल 12 हैं। इन 12 में 13 तो स्वर हैं और 39 क्या है? ये व्यंजन है। आगे आप देखेंगे कि मराठी, अच्छा, स्वर का मतलब होता है मात्राएं, और व्यंजन आप जानते हैं, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। मराठी, कोंकणी, कश्मीरी, बोडो, सिंधी, नागपुरी भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। ये भाषा भी किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। आगे आप बढ़ेंगे और देखेंगे हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? 5, और बोलियां कितनी हैं? 18। तो आप कहेंगे हिंदी की उपभाषाएं हैं 5 और बोलियां 18। अभी आप ये देखेंगे, मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हर एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न बनता ही बनता है।
जैसे कि पूर्वी हिंदी आप देखेंगे, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी आप देखेंगे यहाँ पर, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ये क्या है, उपभाषाएं हैं। फिर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, ये किस अपभ्रंश से, मैंने भी आपको बताया था अपभ्रंश का मतलब है टूटना। तो पूर्वी हिंदी का निर्माण किस अपभ्रंश से हुआ है, तो यह अर्धमगधी अपभ्रंश से हुआ है। बिहारी हिंदी जो बनी है वो मगधी से बनी है। पश्चिमी हिंदी शोरसैनी से बनी है। राजस्थानी हिंदी भी शोरसैनी से बनी है। और आपकी पहाड़ी हिंदी खस से बनी है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि बताइए किस भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो ये आप इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है। आगे आप देखेंगे कि पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। अवधी आप देखेंगे, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी में भोजपुरी, आप इन्हें रट लीजिए, बिल्कुल रट्टा मार लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मगही और मैथिली। आगे आप देखेंगे पश्चिमी हिंदी में कोरवी, बांगरू। अच्छा, कोरवी को ही खड़ी बोली कहते हैं, ये आप याद रखिए। बांगरू, ब्रजभाषा और कन्नौजी। बुंदेली, याद रखें बुंदेली को ही हम क्या कहते हैं, हरियाणवी कहते हैं। फिर आप आगे देखेंगे कि राजस्थानी हिंदी जिसका निर्माण शोरसैनी से हुआ है, उसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढारी, मेवाती और मालवी। इनको आप याद रखेंगे। फिर पहाड़ी हिंदी जिसका निर्माण खस अपभ्रंश से हुआ है, उसे दो बोलियां इसके अंदर आती हैं। कौन कौन सी हैं ये आप देख लीजिए। ये है आपकी कुमाऊनी और गढ़वाली। आगे आप शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें। संविधान की 8वीं सूची में भाषा का जिक्र किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषा का जिक्र मिलता है। तो संविधान की आप देखेंगे, संविधान की कौन सी सूची में, जी आगे देखेंगे आप संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक। आप क्या देखेंगे, संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी का वर्णन है, जिसमें 351 पहली बार एग्जाम में पूछा गया था। इसका मतलब ये है कि आप जानेंगे सीधा सीधा कि 351 में हिंदी भाषा का विकास है। आगे आप देखेंगे 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कितने सितंबर को, 14 सितंबर को। कब से शुरू हुआ है, जो 1949 से शुरू हुआ है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। अभी तक 12 हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है और याद करने चाहिए। मैं इन 12 की 12 को आपको बता देता हूँ। पहला हुआ है 1975 में, ये भारत में ही हुआ है, नागपुर में। दूसरा हुआ है 1976 में, जो मॉरिशस में हुआ है। तीसरा हुआ है 1983 में, ये भारत दिल्ली में ही हुआ है। 14वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ है 1993 में, मॉरिशस में हुआ है, पोर्ट लुइस में। 5वां आपका हुआ है 1996 में, टोबैगो, पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ है। 6वां हिंदी सम्मेलन 1999 यूनाइटेड किंगडम, लंदन में हुआ है। 7वां हिंदी सम्मेलन 2003 में हुआ, सूरीनाम में। 8वां हिंदी सम्मेलन 2007 में हुआ है, USA में, न्यूयॉर्क में। 9वां हिंदी सम्मेलन 2012 में हुआ है, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। 10वां हिंदी सम्मेलन हुआ है 2015 में, भारत के भोपाल में। 11वां हिंदी सम्मेलन 2018 में हुआ है, मॉरिशस में हुआ है। और 12वां हिंदी सम्मेलन 2023 में फिजी, नाडी में हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ आप इसमें जान लीजिए। 11वां हिंदी सम्मेलन अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित था। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये 11वां हिंदी सम्मेलन किसको समर्पित है, अटल बिहारी वाजपेयी को। और 12वां हिंदी सम्मेलन का आप देखेंगे, ये जयशंकर, इसका जो प्रतिनिधित्व किया था ये हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने किया है। तो आपने देखा है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक जल्दी में हमने आपको पढ़ाया। यदि आप इतना कर लेते हैं तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। यदि आपको लगता है हमारे द्वारा जो आपको पढ़ाया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।